नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ लेनी थी। हमारे विदेश मंत्री वहां पहुंचे, भैया एक न्योता दे दो। न्योता नहीं मिला। कहा गया कि नहीं भैया, नहीं आमंत्रण है। फिर आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने कह दिया था हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, अपने दम पे कर लेंगे, अपनी ताकत पे कर लेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मामला आया, जब आरएसएस ने कहा संजय जोशी या योगी आदित्यनाथ बताओ, तो अमित शाह के और मोदी जी के पसीने छूट गए। तब संघ की तरफ से इशारा किया गया कि पहले जेपी नड्डा को भेजो, उनसे हिसाब किताब कर लें। ऐसी होती है, संकेतों में बातचीत होती है नेताओं की। जरा उनसे पूछ लें कि संघ के बारे में अभी भी वही धारणा है या नहीं है। और जब मोदी जी को समझ में आ गया कि अगर संघ ने टांग खींची तो सरकार गई, तो भागे भागे जेपी नड्डा मोहन भागवत के चरणों में गिर गए कि बताइए, बचाइए हजूर। फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ तो वो हम सीधे आपको नागपुर ले चलते हैं। बेहतरीन पत्रकार है राजीव रंजन जी, नागपुर में संघ मुख्यालय की बड़ी खबरें रखते हैं। उनसे पूछते हैं पूरी कहानी में कहां कौन सा पेच आया, कहां कौन सा घुमाव आया और खेल क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव भाई, आपको याद होगा कि ट्रंप की शपथ ग्रहण होनी थी, न्योता नहीं दिया भारत को। बड़े परेशान थे, हमारे साहब की न्योता नहीं मिला। विदेश मंत्री गए और विपक्ष ने आरोप लगाए, कई दिन तक पड़े रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि एक न्योता दे दो भारत के लिए। प्रधानमंत्री की साख का सवाल है, न्योता नहीं मिला। लेकिन दूत पहले गए। अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है। आरएसएस की बैठक हो रही थी। बयान दिया था जेपी नड्डा ने कि आरएसएस की जरूरत नहीं है हमें, हम तो मजबूत हैं, अपना चुन लेंगे, तो अपना काम देखो। भाजपा बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है जब से भाजपा बनी होगी तब से संघ को लेकर इतना अपमानित करने वाला बयान किसी नेता ने नहीं दिया कि भाई हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, हम ताकतवर हैं। और जब अध्यक्ष के मामले में गला फंस गया, अटक गया, मेरी जानकारी के मुताबिक संघ से भी कहा गया कि पहले जेपी नड्डा को भेजो। हमारे जैसे विदेश मंत्री गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई ये कार्ड दे दो, तो कहा गया पहले जेपी नड्डा को भेजो, वो आके गिड़गिड़ाए। तो पता चला कि जेपी नड्डा गए हैं, मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। संघ ने भी कह दिया भाई हमें क्या मतलब, अध्यक्ष अपना चुनना है चुनो। लेकिन आप भी जानते हैं ये बयान तो केवल मीडिया के लिए होते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि मोदी और शाह जिसको चुनना होगा चुन लेते। अगर इतनी आजादी होती तो अब तक तो बीजेपी का अध्यक्ष बन गया होता। लेकिन जिस तरह जेपी नड्डा को बुलाया गया, जेपी नड्डा जी गए, अब अंदर कमरे में उन्होंने मोहन भागवत के पैर छुए हों, मोहन भागवत ने कहा होगा कि मेरे आका गलती हो गई हमसे, हमने भुगत लिया, माफ कर दो। और संघ माफ करता नहीं है। संघ बहुत पैसा वाला संगठन है, दिल में रख लेता है, फिर वो निपटाता है नेता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या मानना है कि जेपी नड्डा को इसीलिए बुलाया गया होगा कि बेटा बहुत उड़ रहे हो, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और अध्यक्ष को लेके क्या संघ मान गया होगा? किस नाम पे मान गया होगा? क्या क्या जानकारी है आपके पास? संजय जी, जेपी नड्डा के बहुत ही करीबी एक व्यक्ति ने मुझे बताया है, बहुत ही करीबी, कि नड्डा जी खुद जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये अध्यक्ष का पद जो है, इससे वो जल्दी से जल्दी हटे। क्योंकि देखिए, उनके पास में आज की डेट में कई मिनिस्ट्रीज भी हैं, और 2019 के बाद से जब से वो ये कार्यभार संभाल रहे हैं, उनको ये ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से जो इंडिपेंडेंस जो रहता है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट में उनको मिला नहीं है, और ये उनके लिए एक तरीके से बोझ सा हो गया। और ये जो कंटिन्यूटी में 8-10 महीने जो टेम्पररी बेसिस पे खींचे जा रहे हैं, तो किसी बहुत ही क्लोज व्यक्ति ने बताया था कि भाई हमारे साहब तो खुद ही चाहते हैं जल्दी से जल्दी इससे निजात पाना, यानी उनके साहब मतलब जेपी नड्डा जी, तो वो खुद ही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये उनसे पोस्ट लिया जाए और किसी और को दिया जाए। जहां तक आपकी बात रही कि जेपी नड्डा को क्यों बुलाया था, आपका ये सही कहना है कि भाई उन्होंने ऐसा विवाद वाला बयान दिया था जिस बयान पे संघ के अंदर में बहुत सारे लोग काफी नाखुश थे। फिर बाद में ये भी बात फैलाई गई कि नहीं नहीं, ये तो संघ ने ही उड़ा दिया था, क्योंकि संघ को
ऐसा लग रहा था कि ये लोग जीतनी मतलब 272 क्रॉस नहीं करने वाले हैं। तो संघ के सर पे ठीकरा ना फूटे, सिर्फ मोदी जी के अकेले सर पे ठीकरा फूटे, तो इस तरीके का बयान जो है संघ नहीं दिल रहा है, इस तरीके की बातें चली। परंतु अंदर से संघ जो है इस चीज को लेके बहुत ज्यादा नाखुश था कि इस तरीके से इसके पहले कभी भी किसी भी बीजेपी के अध्यक्ष ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, ये सारे के सारे लोग जो है ये समझ लीजिए कि अपनी शक्ति जो पाते हैं वो संगठन से पाते हैं, और संगठन की जो ताकत है ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर अच्छे से समझता है। यही कारण है कि कल्याण सिंह सरीखे बड़ा लीडर हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे येदुरप्पा हो, चाहे केशुभाई पटेल हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ वो बहुत ही बुरी तरीके से विफल हुआ। ये चीज अमित शाह जी भी समझते हैं, ये चीज मोदी जी भी समझते हैं, और ये चीज नड्डा जी भी समझते हैं। उन्हें ये पता है कि संगठन के बाहर जो है उनका किसी भी तरीके से भविष्य या औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बयान दिया था, इनको थोड़ा सा ड्रेसिंग डाउन देना जरूरी था, समझाना जरूरी था कि आप जो इस तरीके के बयान दे रहे हो और जिनके इशारों पे दे रहे हो वो भी संगठन के ही बदौलत है। आप कितना भी मीडिया खरीद लो, कितना भी मीडिया का दिन रात प्रचार करो, 400 बोलोगे 240 आएगा, हो सकता है उससे भी कम आता यदि लास्ट मोमेंट पे दिल्ली, हिमाचल, इस तरह हर जगह जो नॉर्थ साइड का जो एरिया है उन लोगों ने भर भर के कमल पे वोट दिए। अन्यथा जो है ये आप समझ लीजिए कि 200 के आसपास आई गए थे। हमने तो 190 का फिगर दिया ही था, आपको याद होगा। हमने बोला था कि 240 एनडीए और 190 से 200 के बीच में भाजपा आएगी। थोड़ा सा उससे आगे ये लोग चल गए। वो मेहरबानी दिल्ली की थी और बाकी हरियाणा और जो उस तरफ के कुछ प्रदेश हैं उन लोगों के कारण इनको मिल गया, उड़ीसा और इस तरह यहाँ पे थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर लिया इन लोगों ने। परंतु मूलतः आपका जो सवाल है, देखिए इस बात को आप समझ लीजिए कि आज पीएमओ में जितने भी ऑफिशियल्स कार्यरत हैं सब संघ की अनुशंसा पे आए हुए हैं, वहां पे लगे हुए हैं। संघ का रिकमेंडेशन मस्ट है। जितने भी सीएम हैं इनके भाजपा शासित प्रदेशों में, सभी भाजपा शासित प्रदेशों में जो सीएम ऑफिस, सीएमओ में जो कार्यरत लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स के अलावा, वो सब के सब संघ के रिकमेंडेशन पे आए। ये सारे के सारे लोग वो विचारधारा वाले लोग हैं जो संघ की विचारधारा को मानते हैं। तो मीडिया में भले ही कैसा भी एक इमेज बनाया जाए कि मोदी जी जो है वो सर्वे सर्वा है, ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के भरोसे चलने वाली पार्टी है। ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी एक खानदान की पार्टी नहीं है, और ये वहां का हर लीडर अच्छे से समझता है। यदि आज संघ बोल दे कि नरेंद्र मोदी जी आपको हटना है, तो नरेंद्र मोदी जी को पीएम पोस्ट वो छोड़ देंगे। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, परंतु मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। पर संघ क्यों नहीं बोलेगा? जो मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में कहा था कि संघ अपने आप में एक कॉर्पोरेट एस्टैब्लिशमेंट की तरह हो गया है, एक कॉन्ग्लोमरेट हो गया है। 80 उसके जो है संगठन है, उन सब संगठनों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और गुजरात लॉबी से अच्छा कोई व्यापार में है नहीं। आपको पता है कि भैया व्यापार के माध्यम से किस तरीके से धन का अर्जन किया जाए है, ये मतलब इसमें इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो संघ जो है वो एक बेनिफिशियरी है गुजरात लॉबी का, और वो बेनिफिशियरी होने के कारण जो है बहुत सारी चीजों को संघ ने बर्दाश्त भी किया है। परंतु आज भी जो लास्ट से है वो लास्ट से संघ का ही रहने वाला है। 10 महीनों से यदि भाजपा का अध्यक्ष कोई नहीं नियुक्त हुआ तो उसका कारण यह है कि संघ ने जो नाम प्रस्तुत किए थे सामने, संजय जोशी जो हमने बहुत मतलब 2-3 महीने पहले बताया था, और अब योगी आदित्यनाथ का, इस पे किसी भी तरीके से मोदी और अमित शाह मान नहीं रहे। यही कारण है, मतलब ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, और इस ऑब्स्टिकल के कारण जो है ये मामला अभी तक रुका हुआ है। 30 मार्च को माधव नेत्रालय के फंक्शन में नरेंद्र मोदी जी नागपुर आने वाले हैं, ये भी हमने बताया था 1 महीने पहले। उस मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। आज हालांकि बैंगलोर में इनकी कार्यकारिणी चल रही है संघ की, वहां पे भी कोई नाम के ऊपर में एक सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये 23 तारीख से 30 तारीख तक के बीच का जो 23 को खत्म हो रहा है, तो
23 से 30 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें आपको काफी सारे तथ्य जो है वो सामने आएंगे भी जल्दी, एक एक करके। यानी जी सर। अगले 5 और 6 दिन मोदी जी के और शाह की जिंदगी के लिए बड़ा टफ दिन है। संघ क्या करेगा? लोग मान रहे हैं कि मोदी भी डर गए हैं इस बात को लेकर कि जो नाम आगे बढ़ा दिए जाते हैं, कभी संजय जोशी का, कभी योगी आदित्यनाथ का, उसने परेशान कर दिया है मोदी को और शाह को कि अगर संघ अड़ी गया कि भाई बनाना ही है संजय जोशी को, आप कैसे मना कर सकते हैं? तो मोदी जी ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब चूंकि उम्र उनकी ज्यादा हो रही है, उनको लग रहा है लोगों को 1-2 साल की राजनीति और है, संघ की तो राजनीति लंबी चलने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या कोई सांसद ऐसा होगा जो संघ से पंगा लेके भाजपा की राजनीति करना चाहेगा। दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का, वो भी इतने ब्लंडर। योगी आदित्यनाथ को झेल पाना अमित शाह के बस की बात तो नहीं है। अब थोड़ी देर को कल्पना करिए कि योगी आदित्यनाथ पार्टी के अध्यक्ष हो जाए, कद में तो गृह मंत्री भले हो, सरकार में तोप हो, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष तो बड़ा होता है। अब जेपी नड्डा की तरह ऐसे पॉकेट वाले अध्यक्ष तो होंगे नहीं कि धकिया के पीछे कर दें। आपको वीडियो याद होगा कि जब मोदी के संग जा रहे थे जेपी नड्डा और अमित शाह ने धकिया दिया था उनको पीछे। अब योगी आदित्यनाथ के संग तो ऐसे धकियाया नहीं जा सकता। तो ये दोनों नाम जो चर्चा में आए, वो बने ना बने अध्यक्ष, लेकिन राजीव भाई लगता है कि इन दोनों के नामों की चर्चा हो जाना ही मोदी जी की एक जीवन की एक बड़ी हार है। जिन संजय जोशी को उन्होंने निपटा दिया था, बर्फ में लगा दिया था, उन संजय जोशी के घर पे जब से नाम चला, मुझे पता चला कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनसे मिलने को व्याकुल हुए। पिछले दिनों उनका लखनऊ आने का प्रोग्राम था योगी आदित्यनाथ से मिलने का। एक दिन पहले आप हम लोगों ने खुलासा कर दिया तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन जो अपोजिशन के धड़े माने जाते हैं, विपक्ष के जो लोग माने जाते हैं, पार्टी के अंदर विपक्ष के, चाहे वसुंधरा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, पता चला कि संजय जोशी के बड़े अच्छे रिश्ते हैं। मुझे तो मेरे एक मित्र ये बता रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश की कोई समस्या लेके जाइए, पुलिस की समस्या होगी तो संजय जोशी सीधा फोन उठाकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी को फोन कर देंगे। किसी की जमीन समस्या हो, कुछ और समस्या हो तो सीधे चीफ सेक्रेटरी को फोन कर दे। संजय जोशी के फोन से काम भी हो जाते हैं। यानी पैरेलल सरकार संजय जोशी की चल रही है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को जीवन का ये कितनी बड़ी हार है कि जिस व्यक्ति से इतनी नफरत करते थे वो व्यक्ति सत्ता के केंद्र में आ रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, उसका नाम चल रहा है अध्यक्ष को। क्या यही डर है कि जब अमेरिकी पॉडकास्ट से 3 घंटे तक उन्होंने प्रवचन किया तो संघ की तारीफ में दिन रात एक कर दिया? इससे पहले आपने कब मोदी जी के मुंह से संघ के बारे में इतनी तारीफें सुनी थी? तो ये माना गया कि ये पॉडकास्ट जो है ये मोदी का सरेंडर है, ये संघ के प्रति आत्मसमर्पण है कि भैया तुम माने हम हारे। वरना मोदी जी कभी 11 सालों में नागपुर में संघ के मुख्यालय नहीं गए। अब वो जेपी नड्डा को भी भेज रहे हैं बात करने के लिए, खुद भी नागपुर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि संघ ने बड़ी सफाई के साथ संजय जोशी और योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में चलवाकर कहीं मोदी और शाह के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर दी? संघ तो इन तरह की रणनीतियों में माहिर है, लगता है आपको? बिल्कुल वही बात है, आपने एकदम सही पकड़ा जो कहा आपने। ये प्रेशर टैक्टिक्स का ही एक पार्ट है। और संजय जी एक चीज को, मतलब इस बात को आप समझिए, 75 साल का जो नियम है ये मोदी जी का खुद का बनाया हुआ नियम है। और अब जब संघ बोल रहा है तो ये किस मुंह से बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे आप रहने दो, वो भी तब जब आप 272 के पार नहीं हो। आप देखें यदि 3 टर्म में तो सबसे डिफिकल्ट टर्म जो है मोदी जी का वो इस बार का है, क्योंकि पिछले दोनों टर्म में ये 272 के पार थे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि संजय जोशी के बारे में जो आपने ऑब्जर्वेशन दिया वो एकदम सही है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि भाई संजय जोशी के पास कोई भी आदमी कोई भी अर्जी लेके चला जाता है, वो फोन करके ही बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली आदमी से बात करते हैं, मैं संजय जोशी। अब आप बताइए इंडिया में संजय जोशी नाम के कितने लोग होंगे? लाखों लोग होंगे, कम से कम लाखों लोग होंगे। पर वो आदमी ये नहीं बोलता कि मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं या मैं संघ का हूं, सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं संजय जोशी हूं और काम हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो नाउन है ये एडजेक्टिव हो गया, मतलब ये जो संज्ञा है ये विशेषण टाइप हो गया कि मैं संजय जोशी बोल रहा हूं और काम हो जा रहा है। तो ये उस आदमी का संगठन के ऊपर में
जो रहा है, जो उन्होंने काम किया है, उस काम को भी एक तरीके से इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि देखिए, दत्तात्रेय होसबले जो है, ये इनका लखनऊ में प्रवास है, आपको पता है, ठीक है, और ये योगी आदित्यनाथ जी के बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा। और सारे जो ये घूम के जो मंत्रणा चर्चा करनी है संगठन के अंदर में, जो अलग अलग सीएम लोगों से, वो करते हैं सुनील देशपांडे जी और सुनील आम्बेकर जी, ठीक है। तो संचार का प्रमुख जो है वो इन दोनों लोगों के पास में है, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल का काम करते प्रचार का, दूसरे संचार का। तो इन सारे लोगों के बीच में एक तरीके से सहमति है कि संजय जोशी का अज्ञातवास खत्म किया जाए, या तो प्रेसिडेंट के रूप में लाया जाए या कार्यकारिणी में कम से कम डाला जाए, और ये मोदी जी को स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। दूसरा, जब उस पर नहीं मान रहे हैं ये लोग, तो उसके बाद में ये योगी आदित्यनाथ का नाम सामने रखा गया है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि योगी आदित्यनाथ से किसी भी तरीके से ये अपना पीछा छुड़वाना चाहते, उत्तर प्रदेश से इनको कैसे भी हटाना चाहते हैं। परंतु दूसरी बात जो इन लोग को समझ में आ रही है कि फॉर्म बी जो मिलता है उस पे तो सिग्नेचर प्रेसिडेंट का ही रहता है, पार्टी प्रेसिडेंट का। तो यदि योगी आदित्यनाथ के हाथ में आपने पूरा का पूरा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूरी पार्टी सौंप दी एज ए प्रेसिडेंट, तो जो ये अभी तक काम करते आ रहे थे कि पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बनाना, अपने मर्जी से किसी दूसरी पार्टी से तोड़ के लेके आना, उसको विधायकी की टिकट दे देना, ये मनमानी का जो काम है, जो गुंडागर्दी का काम है, ईडी सीबीआई का डर दिखा के, पैसे का लोभ देके पार्टी तोड़ना, ये सब शायद बंद हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं संजय जी, इस चीज पे बहुत मंत्रणा हुई है। जब अजीत पवार को लेके आया गया था, मतलब तोड़ा गया था और पार्टी गवर्नमेंट बनाई गई थी लास्ट टाइम में महाराष्ट्र के अंदर में, उससे संघ बहुत ज्यादा नाराज था। संघ को कहीं इन लोगों ने लूप में नहीं रखा था, कहीं भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उसी टाइम में कहा गया था कि अब इस तरीके की चीजें बंद होनी चाहिए, और आप देखिए कि वो सारी की सारी चीजें जो है वो बंद हुई है उसके बाद में। मतलब आपको उसके बाद में कोई ऐसे ऑपरेशन लोटस बहुत ज्यादा कहीं सुनने में आए नहीं होंगे, और संघ उसके बाद ही सक्रिय हुआ है हरियाणा, दिल्ली और दूसरी जगहों पे। तो कहने का अर्थ यह है कि संघ धीरे धीरे जो है वो अपने पेनिट्रेशन जो है पार्टी के अंदर में कर रहा है। एक जो लास्ट माइलस्टोन जो है वो यही है कि जेपी नड्डा जी को या जो भी इनके लोग हैं इनको हटा के अपने व्यक्ति को वहां बैठाना। आपने जो बोला कि कौन से नाम चल रहे हैं, यही 2-3 नाम जो है ये मेनली चल रहे हैं, संजय जोशी, योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो पहले सीएम थे चौहान साहब, वो इन तीन लोगों का नाम चल रहा है। एक चीज जो मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं वो ये है कि हमने जिस दिन चर्चा की थी कि योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, उसके अगले दिन या शायद उसके एक दिन बाद नागपुर में दंगे हो गए। क्यों हुए? ये सारी चीजें संजय जी इंटरकनेक्टेड है। यदि योगी आदित्यनाथ वहां से उठने का प्रयास कर रहे हैं तो यहां से देवा भाव को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यहां से ये बोला जा रहा है कि युवा पीढ़ी में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे है, तो यहां ये बताया जा रहा है कि नहीं, एक और युवा पीढ़ी में दूसरे लेवल के लीडर है, वो है देवेंद्र फडणवीस जी। यदि यहां ये बताया जा रहा है कि संभल की आग अभी तक बुझी नहीं है, योगी आदित्यनाथ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी नहीं है, तो यहां ये बताया जा रहा है कि देखो देवा भाव ने 2 दिन के अंदर में दंगों पे जो है कंट्रोल कर लिया। औरंगजेब पूरे देशभर में हो गया। दोनों मैन्युफैक्चर्ड दंगे, दोनों दंगे जो है मैन्युफैक्चर्ड है। भाई आप बोल रहे हो कि कहां से लोग आए, सब भारी लोग थे। आप होम मिनिस्टर हो, आपने क्या, कितने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया? आपने नागपुर के कमिश्नर के ऊपर में कोई एक्शन लिया क्या? इसका मतलब है कि भाई पुलिस को अगर आप मतलब ये दंगे होने के बाद भी अगर आप उनको क्लीन चिट दे रहे हो और किसी के भी ऊपर में इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा नहीं फोड़ रहे हो, तो इससे क्या समझे हम? क्या कहीं स्टेट का मैन्युफैक्चर्ड ये, या स्टेट का कंसर्न तो नहीं था, या स्टेट का मैन्युफैक्चर्ड दंगा तो नहीं था? ये बोलने में लोग झिझक रहे, बोलने में लोग इसलिए झिझक रहे। तो नागपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले, और मुझे खबर मिली कि एक भी पत्रकार ने
ये प्रश्न नहीं किया कि जो नागपुर में दंगे हुए, आप बोल रहे बाहर से लोग आए, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, तो आपने कितने इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को निकाला, और ये इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ कैसे, कहां गड़बड़ी हुई, नागपुर पुलिस कमिश्नर के अगेंस्ट में क्या एक्शन ले रहे हो? सवाल एकदम गायब थे, सवाल उटपटांगी थे कि औरंगजेब क्या 300 350 साल पुरानी बातें की जा रही थी। तो ये सारा मैन्युफैक्चर्ड जो है, सारा कृत्रिम और सिंथेटिक चीज चल रहा है। और जिस तरीके से 4 PM पे संजय जी मैं और आप चर्चा करते हैं, और जो स्वाभाविक जो नजर आता है, आंखों के सामने जो चीज नजर आ रही है वो हम बोलते हैं, वो जर्नलिज्म अब गायब हो गया धीरे धीरे। नागपुर में 2 जगहों पे दंगे हुए थे, एक था महल और दूसरा था हंसापुरी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब दंगा हुआ और जब मीडिया ने कवरेज दिया, तो उसमें एक बात बताना भूल गए कि भाई जहां हंसापुरी में दंगे हुए उससे 20 मीटर दूर भारी मतलब संख्या में पुलिस थी, भारी संख्या में पुलिस थी, और जो जलाए गए गाड़ियां जो जलाई गई वो सभी हिंदुओं की थी, और सड़क के इस तरफ मुसलमान के घर, सड़क के इस तरफ हिंदू के घर। तो यदि ये बाहर से आए हुए दंगाई थे, तो उनको कैसे मालूम है कि ये हिंदू की गाड़ी है? कैसे उन्होंने हिंदुओं की गाड़ी चलाई? तो ये कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा है, ये, और इसमें कोई रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है। तो ये बड़े ही ताज्जुब की बातें हैं। ये सब जो भी चल रहा है, चाहे संभल हो चाहे नागपुर हो, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बीजेपी का प्रेसिडेंट अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसी के मुझे लग रहे हैं कि रिपरकशंस है, कहीं कहीं से उभर के उठ के सामने आ रहे हैं। जी संजय जी। देखो, ठीक बात है, राजनीति खून पीती है, ये बात सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपकी बातचीत की, थैंक यू। तो ये तो राजीव रंजन जी, और इन्होंने एक एक करके सारी परतें उधेड़ दी, बता दिया यूपी में संगल तो उधर नागपुर। यानी कौन अपने नेता को ज्यादा बड़ा हिंदू नेता, ज्यादा बड़ा आग लगाने वाला नेता बना सकता है, इसकी होड़ लगी है। 30 तारीख को मोदी जी पहली बार झुक रहे हैं, जा रहे हैं नागपुर। क्या होगा हम सीधे आपको नागपुर से बताते रहेंगे। आप अपने प्यार भरे कमेंट से बताइएगा बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।